हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स, डेली की भांति हम लोग जो श्रृंखला स्टार्ट किए हैं सीडीपी की, उसको डिटेल से उसी उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो देखते हैं यहाँ पे शैशवावस्था में शारीरिक विकास। इस अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही तीव्र होता है, जिसमें निम्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन दिए गए हैं। जैसे पहला हम देखते हैं भार। भार में जो शारीरिक परिवर्तन होता है शैशवावस्था में, तो जन्म के समय शिशु का औसत भार लगभग 7 पाउंड होता है। 7 पाउंड मतलब बोले तो 3.6 kg, या औसतन लिख सकते हैं 3.5 kg। गर्ल्स एंड बॉयज मिला करके जो शिशु होते हैं वो औसतन 3.5 किलोग्राम के और लगभग 7 पाउंड के होते हैं। और माँ के गर्भ में आंतरिक वातावरण, जो माँ के गर्भ में होता है वो आंतरिक वातावरण होता है, एवं गर्भ के बाहर आने पर बाह्य वातावरण में अंतर होने के कारण नवजात शिशु का जो वजन होता है वो जन्म के पहले सप्ताह में घटता है। किंतु जब उस बाहरी वातावरण के अनुकूल हो जाता है, तब उसके 1 सप्ताह बाद शिशु का वजन जो होता है वो बढ़ने लगता है। जब तक माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसका आंतरिक वातावरण रहता है, और उस वातावरण से बाह्य वातावरण में आने पर उसके वजन में अंतर हो जाता है। और स्टार्टिंग में उसका वजन लगभग क्या होता है, घटता रहता है, और 1 हफ्ते बाद उसका वजन बढ़ने की कोशिश करता है। तो आगे देखते हैं लंबाई। जो शैशवावस्था में शिशु की लंबाई होती है, वह जन्म के समय शिशु की लंबाई औसतन 19 से 22 इंच के बराबर होती है। 19 से 22 इंच तक होती है लगभग में। ठीक है। अगर इसको सेंटीमीटर में देखें तो लगभग 50 से 51 सेंटीमीटर के आसपास उसकी ऊंचाई होती है। 50 से 51 सेंटीमीटर। और चाहे बालक हो चाहे बालिका, 50 से 51 सेंटीमीटर औसतन होती है। और शैशवावस्था में लड़कों की जो लंबाई होती है वो लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। ध्यान देंगे, शैशवावस्था की बात हो रही है, इसमें लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। और शैशवावस्था के अंत में अगर लंबाई देखी जाए तो वो दुगनी हो जाती है। शैशवावस्था के अंत में लंबाई दुगनी हो जाती है। अब देखते हैं सिर व मस्तिष्क के बारे में। तो सिर व मस्तिष्क में देखेंगे तो भ्रूणावस्था में विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, जिसे मस्तक बोधमुखी कहा जाता है। सिर से विकास स्टार्ट होना, मस्तक बोधमुखी मतलब होता है सिर की तरफ से विकास स्टार्ट होना। ठीक है, तो होता है। अतः नवजात शिशु का सिर उसके हाथ पैरों की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। ध्यान रखेंगे, नवजात शिशु का जो सिर होता है उसके हाथ पैर की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। और शिशु के मस्तिष्क का भाग 350 ग्राम, लगभग 350 ग्राम उसका मस्तिष्क का भार होता है। किंतु 2 वर्ष के अंत तक यह दोगुना हो जाता है। 2 वर्ष के अंत तक यह 700 ग्राम का हो जाता है उनका मस्तिष्क। आगे देखते हैं हड्डियां। हड्डियों के बारे में देखेंगे तो जन्म के समय शिशु के शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां? 270 हड्डियां होती हैं। और हड्डियों के जुड़ने को अस्थिकरण कहा जाता है, जिसे ओसिफिकेशन बोला जाता है। अस्थिकरण में हड्डियां जुड़ जाती हैं, और हड्डियां जुड़ने पर यही हड्डियां बाद में जब आदमी प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था में जाता है बालक, तो उसकी 206 हड्डियां अस्थिकरण के प्रोसेस से घट कर 206 हड्डियां आ जाती हैं। अस्थिकरण का मतलब ये होता है हड्डियों का जुड़ना। क्या होता है? हड्डियों का जुड़ना अस्थिकरण कहलाता है। ऑसिफिकेशन, अस्थिकरण। और जब ये हड्डियां जुड़ जाती हैं, छोटी छोटी हड्डियां, तो वो 270 से कहाँ पहुंच जाती हैं? 206 तक पहुंच जाती हैं। और हड्डियों के मजबूत होने की स्थिति जो होती है उसे दृढ़ीकरण कहा जाता है। दृढ़ीकरण, मजबूतीपन। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट में एक अंगुली में देखेंगे, एक अंगुली में जो हड्डियों की संख्या होती है, एक अंगुली में हड्डियों की संख्या 3 होती है, और एक अंगूठे में हड्डियों की संख्या 2 होती है। तो पूरे हाथ में मिलाकर पूरी उंगलियों में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 14। मतलब एक हाथ में पूरी उंगलियों की हड्डियां कितनी हो गई? 14। कैसे? एक अंगुली में 3 हड्डियां हैं, तो एक अंगुली में 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 मतलब 4 उंगलियों में 12 हड्डी हो गई। और एक अंगूठा, तो 12 दो 14 हड्डियां हो गई। ठीक है। नवजात शिशु 18 से 20 घंटे तक कुंभकर्ण की तरह सोता है, किंतु हर 2 घंटे में जागकर करवट लेता है, यानी कि मांसपेशियों को घुमाता है। हर 2 घंटे में जागकर मांसपेशियों को घुमाता है,
और 18 से 20 घंटे तक दबाकर सोता है। शरीर के सबसे मजबूत हड्डी का नाम मेंडिबल है, जो जबड़े में पाया जाता है। शरीर के सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? मेंडिबल है, जो कहाँ पाया जाता है? तो वो जबड़े में पाया जाता है। अगर बात करें विकास की, तो 0 से 6 वर्ष तक लेकर के 0 से 6 वर्ष तक जो बच्चे का विकास होता है या प्रथम चक्र होता है, इसमें विकास तीव्र गति से होता है। और अगर बात करें 6 से 12 वर्ष की आयु तक, 6 से 12 वर्ष की आयु तक इसमें विकास मंद हो जाता है। ये दूसरा चक्र होता है। और तीसरे चक्र में बात करें, आगे देखते हैं, अभी बताएंगे हम आपको। अब यहाँ पे देखेंगे, नवजात शिशु की जो स्वाद ज्ञानेंद्रियां होती हैं वह सर्वाधिक विकसित होती हैं। दांत दांत के बारे में देखते हैं, तो शिशु में दांत बनने की प्रक्रिया गर्भावस्था के समय ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जन्म के समय शिशु के दांत नहीं निकलते हैं, नहीं होते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि दांत भी बनना प्रारंभ हो जाता है और दांत भी नहीं निकलते हैं। तो जो दांत की, मान लीजिए ये दांत है आपका, ठीक है, ये जो दांत है, ये दांत की जो मसूड़े होते हैं, और दांत का जो रूट होता है, ये बनना आपका गर्भावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। जो ऊपर वाला ये दांत मसूड़े के ऊपर निकलता है, ये ये तुरंत नहीं निकलता है, इसीलिए बोला जा रहा है कि लेकिन जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते हैं। तो ये कब निकलता है? तो ये 3-4 महीने के बाद से बाहर निकलना स्टार्ट होता है। आगे देखते हैं, मोरो अवस्था। मोरो अवस्था क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोरो अवस्था। अब इसके बारे में देखेंगे। नवजात शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर, नवजात शिशु है, उसके आगे कोई भी वस्तु लाते हैं तो वह हाथ पैरों से उसे वस्तु को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है। इस क्रिया को मोरो अवस्था कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोरो अवस्था। समझ में आया? अब आगे देखेंगे रूटिंग अवस्था। रूटिंग अवस्था क्या होती है? तो नवजात शिशु के गाल को छूने पर वह अपने मुंह खोलते हैं तथा सर को घुमाते हैं, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? रूटिंग बोला जाता है। बेबी सिंकी देखेंगे। बेबी सिंकी अवस्था, तो बच्चों के पैर के तलवे को ठोका जाता है, तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। इस क्रिया को बेबी सिंकी क्रिया कहते हैं। आगे देखेंगे, फीटल एक्टिविटीज। फीटल एक्टिविटीज क्या होता है? तो गर्भस्थ शिशु के हाथ पैरों में स्वतः क्रियाएं अथवा गतियों का होना फेटल एक्टिविटीज कहलाता है। ध्यान से समझेंगे। जो गर्भस्थ शिशु के हाथ और पैरों में स्वतः जो क्रियाएं होती हैं, मान लीजिए गर्भ में है, कोई बच्चा है, शिशु है, वो गर्भ में है, तो उसके जो पेट पे ऐसे लात मारता है जो बालक, या पैर चलाने की जो हाथ पैर चलाने की जो क्रिया होती है पेट के अंदर ही, उसी क्रिया को क्या बोला जाता है? फेटल एक्टिविटीज बोला जाता है। जैसे डॉक्टर लोग, जब अल्ट्रासाउंड होता है तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इसमें फेटल एक्टिविटीज हो रही है, तो फेटल एक्टिविटीज का मतलब पेट में ही, गर्भ में ही जो बालक है वो हाथ पैर चलाता रहता है, इधर उधर जो मोशन करता है, वो फेटल एक्टिविटीज के अंतर्गत आती है। बिल्किंग क्या होता है? तो बिल्किंग जो होता है वो तेज प्रकाश होने पर बच्चा आंखें बंद करता है, इसी को बिल्किंग कहा जाता है। जैसे बच्चे के आंख पर एक अचानक से लाइट जला दी जाती है, टॉर्च जला दी जाती है या लाइट जला दी जाती है, तो वह तुरंत आंखें बंद कर लेता है, उसी को बिल्किंग कहा जाता है। परचुनेट पीरियड। परचुनेट पीरियड क्या होता है? जिसे अंशकालीन बोलते हैं। इसमें बच्चों के गर्भनाल को काटकर बच्चों को मां से अलग किया जाता है, और जन्म से आधे घंटे की आयु तक बालक परचुनेट कहलाता है। परचुनेट मतलब जो गर्भनाल होता है उसको काट करके, ठीक है, इस तरह से उसको काट करके बालक को माँ से अलग कर दिया जाता है। अब वह स्वतंत्र हो गया, अपना अब जो पोषण है, अपना खाना पीना वो खुद से करेगा। अब माँ के थ्रू उसको नहीं पोषण मिलेगा, तो अब उसे खुद खाना पीना पड़ेगा। ठीक है, ये गर्भनाल जो काटने का मतलब होता है, इसी के थ्रू जो माँ जो खाती थी, वो माँ के पोषण से बच्चों में डायरेक्ट ट्रांसफर होता था। अब जब उसको काट देने से बच्चे को अलग से खाना पीना, खुद से खाना पीना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, और जन्म से आधे घंटे की आयु जो होती है उसे बालक का परचुनेट अवस्था कहलाता है। अब आते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास देखेंगे, तो इस अवस्था में भार की तुलना में लंबाई कम बढ़ती है। बाल्यावस्था में लंबाई कम बढ़ती है भार की तुलना में, एवं बालिकाओं की लंबाई बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। अभी आपने देखा शैशवावस्था में
शैशवावस्था में बालक की लंबाई अधिक होती है बालिकाओं की अपेक्षा, और बाल्यावस्था में आपने देखा कि इसमें जो बालिकाओं की लंबाई होती है वो बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। बालक के मस्तिष्क का विकास 5 से 6 वर्ष तक 90% हो जाता है। बालक के मस्तिष्क का विकास 5 से 6 वर्ष तक 90% तक हो जाता है, और 10 वर्ष की आयु में 95% तक हो जाता है, और 12 वर्ष तक शिशु के मस्तिष्क का भार 1260 ग्राम हो जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है 12 वर्ष तक शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1260 ग्राम तक हो जाता है। बालक के 5 या 6 वर्ष में दूध के दांत गिरने लगते हैं, और उसके जगह पे परमानेंट यानी कि अस्थाई दांत आना प्रारंभ होता है, जो कि 8 वर्षों में 12, 10 वर्षों में 15 और 12 वर्षों में 25 अस्थाई दांत आ जाते हैं। बात करें 12 से 13 वर्ष में, तो बालक के 27 से 28 परमानेंट दांत आ जाते हैं 12 से 13 वर्ष में। अब आते हैं किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है, मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 45 से 50% तक होता है। इस काल में लंबाई तेजी से बढ़ती है, और 11 से 14 वर्ष तक की आयु में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक होती है। ध्यान रखेंगे, 11 से 14 वर्ष तक की आयु में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक बढ़ती है। 18 वर्ष की अवस्था तक अस्थिकरण यानी कि ओसिफिकेशन, हड्डियों का जुड़ना। अस्थिकरण का मतलब हड्डियों का जुड़ना। जो हड्डियों का जुड़ना होता है, यह क्रिया पूर्ण रूप से होने के कारण किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। अभी हमने शैशवावस्था में देखा 270 हड्डियां थी, तो 270 से घटकर 206 हो गई, क्योंकि हड्डियां जो जुड़ गई उसमें। और हड्डियों का विकास पेराथायराइड ग्रंथि से संबंधित होती है। पेराथायराइड ग्रंथि से संबंधित होती है हड्डियों का विकास। इस काल में 28 अस्थायी दांत आ जाते हैं। 4 दांत अक्लदाड़ भी इसी अवस्था के अंत में निकलने लगते हैं। 4 अक्लदाड़ के दांत होते हैं, तो 28 प्लस 4 कितने हो जाते हैं? 32। लड़कियों में प्रज्ञादंत पहले आते हैं। प्रज्ञादंत मतलब अक्लदाड़। प्रज्ञादंत का मतलब होता है अक्लदाड़, लड़कियों में पहले आ जाते हैं। इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क प्राणों के समान लगभग पूर्ण विकसित हो जाते हैं, तथा मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम तक हो जाता है। देखेंगे, इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास जो होता है वो प्रौढ़ों की तरह लगभग समान रूप से पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, तथा मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1400 ग्राम तक हो जाता है। अगर औसतन में मस्तिष्क का भार पूछा जाए औसत में, तो बताएंगे, तो आप बताएंगे 1350 ग्राम औसतन होता है, जो मस्तिष्क का भार होता है औसतन होता है, गर्ल्स और बॉयज मिला करके। अब यहाँ पे देखते हैं इस अवस्था में लड़कों की आवाज भारी व कठोर, जबकि लड़कियों की आवाज मधुर व कोमल युक्त हो जाती है। इसमें देखेंगे, जो लड़कों की आवाज होती है वो भारी हो जाती है, वो कठोर हो जाती है, जबकि लड़कियों की आवाज जो है वो मधुर व कोमल युक्त हो जाती है। इस अवस्था में जो प्रजनन अंग होंगे वो विकसित हो जाते हैं। किशोरावस्था में प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं। इसके कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां देखते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं इनकी, देखते हैं यहाँ पे। अंतःस्रावी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिससे आंतरिक स्राव होता है। आंतरिक स्राव का मतलब बोले तो इस स्राव को हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन। कुछ हार्मोन्स का स्राव होता है, हार्मोन्स का स्राव होता है। ठीक है, यह आंतरिक स्राव रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, तथा शरीर के जो अंगों की कार्य प्रणाली होती है उसको गतिशील बनाता है। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे पहला, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। अब थायराइड ग्रंथि का क्या काम होता है? तो यह ग्रंथि जीवा के मूल जीवा के जो मूल होते हैं, मूल में और श्वास नलिका के सामने, श्वास नलिका के सामने होती है। जीवा के मूल में तथा श्वास नलिका के सामने होती है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। ठीक है,
तो यह होती है जीवा के मूल में तथा श्वास नलिका के सामने, और यह ग्रंथि बालक के गले में रहती है। यह ग्रंथि लिखेंगे, यह ग्रंथि बालक के गले में रहती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। और देखेंगे एवं इसमें जो होता है, और बात करेंगे इसकी, तो एवं इससे जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन? इस ग्रंथि से, इससे थायरॉक्सिन थायरॉक्सिन इससे थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, स्रावित होता है, जो भोजन को भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसके जो अलावा है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, देखिए साइंस का कुछ अलग मैटर रहता है और इसमें कुछ अलग मैटर रहता है। तो पीयूष ग्रंथि में यह जो होता है मस्तिष्क में रहता है। कहाँ पे? मस्तिष्क में रहता है। ठीक है, और इससे अत्यधिक जो सक्रियता से इसके अत्यधिक सक्रियता से बालक बालक लंबा तथा इसके कम सक्रियता से बालक क्या होता है? कम सक्रियता से बालक बालक का शारीरिक विकास कम हो जाता है, कम हो जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा देखेंगे एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है? तो इसके द्वारा अगर देखेंगे तो एड्रेनलिन नामक, इससे एड्रिनलिन एड्रिनलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, स्रावित होता है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है इससे एड्रिनलिन नामक हार्मोनल जो होता है वो स्रावित होता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इस स्राव की कमी से व्यक्ति को चिड़चिड़ापन, उदास तथा निर्बल बनाती है। देखेंगे यहाँ पे इसके आगे, तो यह क्या करता है, यह संवेगों को नियंत्रित करता है, यह संवेगों को नियंत्रित करता है। और इस स्राव की कमी से इस स्राव की कमी से क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे व्यक्ति को व्यक्ति चिड़चिड़ा व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो, उदास तथा निर्बल हो जाता है, निर्बल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं इसके अलावा अगर जो चौथे की बात करें, चौथा है जनन ग्रंथियाँ। जनन ग्रंथियाँ, तो जनन ग्रंथियों में देखेंगे तो जो यहाँ पे पुरुषों में जनन ग्रंथियों की बात करें तो पुरुषों में एंड्रोजन एवं महिलाओं में एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो होता है वह पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है, जो स्त्री स्त्री योचित एवं पुरुषोचित गुणों का विकास विकास करती है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगर इसके अलावा देखा जाए तो हमने 4 ग्रंथियाँ पढ़ ली, और 5वीं ग्रंथि पढ़ेंगे वो है थाइमस ग्रंथि। 5वां जो पढ़ेंगे हम लोग थाइमस थाइमस ग्रंथि थाइमस ग्रंथि के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो थाइमस ग्रंथि जो होती है यह गर्दन के निचले हिस्से में पाई जाती है, गर्दन के निचले हिस्से में निचले हिस्से में पाई जाती है, पाई जाती है।
और अगर देखें तो निचले हिस्से में और छाती के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। छाती के ऊपरी हिस्से में, ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, पाई जाती है। और बात करें तो इससे जो थाइमस हार्मोन है वो स्रावित होता है। इससे थाइमस हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, आगे देखेंगे जो शरीर की रोग जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसके विकास में मदद करता है। तो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करता है। रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में क्या करता है, मदद करता है। आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में भी आप लिख सकते हैं। तो जो थाइमस ग्रंथि होती है गर्दन के निचले हिस्से व छाती के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है और इससे थाइमस नामक हार्मोन स्रावित होता है जो रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास करने में मदद करता है। आगे देखेंगे लास्ट हमारा पैराथायराइड ग्रंथि, छठवां है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि जो है लास्ट में देखेंगे तो यह जो होता है यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियमित करता है। यहाँ पे देखेंगे रक्त में रक्त में कैल्शियम रक्त में स्तर कैल्शियम स्तर को नियमित करता है, नियमित करता है या नियमित रखता है। तो इस तरह से देखेंगे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।